जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। मैं बालकृष्णा आज आपके लिए एक नए अध्याय को लेकर आया हूं जो कल की यात्रा को आगे बढ़ाएगा। कल हमने जो स्टार्ट की एक नई यात्रा, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ क्या है? मानो जब जीवन को जीता है तो वो बहुत सारे रीति रिवाज, परंपराओं, कुछ नियम, कुछ कानून के साथ जीता है। तो हमने जो कल चैप्टर स्टार्ट किया, डाइवर्सिटी यानी कि विविधता। विविधताओं को हमने समझा कि भारत कितना विविध देश है। विविध धर्म, विविध रीति रिवाज, परंपराएं, भाषाएं, जातियां, पंथ, बहुत सारी विविधताएं भारत में आपको देखने को मिलती हैं। उसके पीछे के कारण भी आपने समझा कि किस प्रकार भारत में ही इतनी विविधताएं देखने को क्यों मिलती हैं। दुनिया में और भी बहुत सारे देश हैं, विविधताएँ तो वहाँ भी हैं। विविधताएँ तो आपको पूरी दुनिया में देखने को मिलेंगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा विविधताएँ हैं, जो भिन्नताएँ आपको देखने को भारत में मिलती हैं, वह दुनिया के किसी अन्य देश में नहीं मिलती हैं। इसके पीछे के कारण भी हमने समझा अपने पिछले क्लासेस में। उसके कारण क्या थे? भारत बहुत ही बड़ा देश था, आज भी बहुत बड़ा देश है। हज़ारों वर्षों से बहुत सारे आक्रमणकारियों का आना-जाना, धार्मिक प्रचार, व्यापार या रोज़ी-रोटी के तलाश में माइग्रेशन होना, ये बहुत सारे कारण थे जिस वजह से भारत में विविधताओं ने जन्म लिया। इसके अलावा ये तो हमारी सांस्कृतिक विविधताएँ थी। इसके अलावा जो अन्य विविधताएँ हैं, जो भौगोलिक विविधताएँ हैं, यानी ज्योग्राफिकल जो डिफरेंसेस हैं, जो डाइवर्सिटीज़ हैं, वह भी हमें देखने को भारतीय परिवेश में मिलती हैं। अब हम जब इसको देखते हैं, तो हमारे सामने एक बहुत ही एक तरफ तो बहुत ही सुंदर चित्र सामने उभर कर के आता है और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं, तो एक विभत्स चेहरा नज़र आता है। ये दोनों क्या हैं? क्यों हैं? इसको प्रारंभ करने से पहले हम अपने चैप्टर पर आते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो विषय है वो क्या है? सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। पॉलिटिकल लाइफ मानव एक सामाजिक प्राणी है। आप सभी जानते हैं। अब वो समाज में रहता है, सोशल होना पड़ेगा, पॉलिटिकल होना पड़ेगा। मानव का जीवन ही ऐसा है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है, वो चैप्टर 2 है और इस चैप्टर 2 का जो नाम है, वह क्या है? डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? डाइवर्सिटी तो कल आप समझ गए, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन का जो सीधा-साधा शाब्दिक अर्थ अगर आप लें, तो किसी चीज़ को दबाना, उसे तोड़ना, उसे नष्ट करना, उसे रोकना, यह होता है डिस्क्रिमिनेशन, नष्ट करना किसी चीज़ को। एक सरल भाषा में हम कहें तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब नष्ट करना। तो जब हम अपने इस चैप्टर को, इस अध्याय को हमने जो देखा डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी ने एक तरफ तो इसने सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से भारत को समृद्ध बनाया। तो वहीं दूसरी तरफ इस डाइवर्सिटी ने अपना एक दूसरा विभत्स रूप भी हमारे सामने रखा। तो इस प्रकार से हम जो समाज में देखते हैं, सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से विविधता ने भारत को बहुत ही सुंदर बनाया, बहुत ही समृद्ध बनाया।
लेकिन जब हम सामाजिक स्तर पर इस डाइवर्सिटी को देखते हैं, तो यह अपना एक विभत्स रूप हमारे सामने लेकर आता है। ये क्या है और क्यों होता है ऐसा? तो सबसे पहले जब हम इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं, तो हमारे सामने जो सबसे पहली बात आती है, विविधता का मतलब क्या? भिन्नताएँ। भिन्नताएँ क्या होंगी और क्यों होंगी? डिफरेंसेस, अलग-अलग भाषाएँ की जैसे मैंने बात की कल, अलग-अलग भाषाएँ, अलग-अलग जाति, अलग-अलग धर्म, अलग-अलग रीति-रिवाज़ और परंपराएँ। बहुत ही सुंदर दिखती हैं, सांस्कृतिक रूप से बहुत ही सुंदर दिखती हैं, समृद्ध बनाती हैं देश को। लेकिन जब इनका दूसरा पक्ष हमारे सामने आता है, तो यही डिफरेंसेस, यही डाइवर्सिटी सामाजिक रूप से हमें कमज़ोर बना देती हैं। वो क्यों होता है? इसी चीज़ को दूर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अंबेडकर साहब ने अपना एक अलग विचार दिया, जिसमें कई सारे अनुच्छेद बनाए गए। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पे चर्चा करेंगे, तो वहाँ हम आपको बताएँगे कि कौन-सा कॉन्स्टिट्यूशन इस भेद को खत्म करता है। तो जब डिफरेंसेस हम देखते हैं, तो ये जो डिफरेंसेस हैं हमारे सामने जो आते हैं, डिफरेंसेस किस प्रकार का, एक मैं आपको छोटा-सा पहले उदाहरण देना चाहूँगा। एक मेरी मित्र जो रशिया से मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से भारत आई। दिल्ली में वो हमारे साथ मार्केट में थे, हम घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक मुस्लिम महिला बुर्के में रोड से जा रही हैं। वह उनको बहुत ही अजीब लगा। जो हमारी मित्र आई थी, उनको बहुत अजीब लगा। उन्होंने हम मेरे से सवाल किया कि ये कौन है? ये इस तरीके के ड्रेस क्यों पहन रखा है? आम लोग, बाकी लोग तो ऐसा नहीं पहने हुए हैं। मैंने पहली बार ऐसा देखा है। ऐसा क्यों? मैंने उसका उन्हें कारण बताया, मैंने समझाया कि ये एक अलग संप्रदाय, अलग धर्म से बिलॉन्ग करती हैं। इनके धर्म का नाम इस्लाम है और यह इनका पहनावा है। इसमें कुछ अलग बात नहीं है। तब उनके समझ में आई ये बात कि हाँ, ये एक उनका अपना कस्टम है। तो अब इस बात को अगर हम बिना जाने, बिना समझे, अपने ही कल्पनाओं या अपने ही बुद्धि विवेक के आधार पर इसका निष्कर्ष निकालें, यहाँ से विभत्सता स्टार्ट हो जाती है। प्रेजुडाइज़ करना, जिसको हम प्रेजुडाइज़ कर लेते हैं, पूर्वानुमान लगा लेते हैं, अपनी कल्पनाओं के आधार पर, अपनी अवधारणाओं के आधार पर जब हम किसी चीज़ को जज करने लगते हैं, बिना उसको जाने, बिना उसको समझे और एक मजबूत धारणा बना लेते हैं किसी पक्ष को लेकर के, तो वहाँ से स्टार्ट होता है प्रेजुडाइज़, जो एक नेगेटिविटी को हमारे सामने दर्शा रहा है। अब ये डिफरेंसेस हमारे समाज में बहुत पहले समय से था। वर्ण व्यवस्था जब हम अन्य धर्मों को एक साइड में रखें, अन्य धर्मों को हम अगर एक साइड में रखें और सिर्फ सनातन धर्म की बात करें, तो सनातन धर्म में जब आप वर्ण व्यवस्था देखते हैं, तो वर्ण व्यवस्था को लेकर के इतिहासकारों ने अपने भिन्न-भिन्न मत दिए हैं और इस बात को लेकर के बहुत सारे मतभेद हमारे समाज में बने हुए हैं, आज भी बने हुए हैं। हालाँकि जब इस सिस्टम को बनाया गया, उसके पीछे के क्या कारण थे और वर्तमान परिवेश में इसने अपना कैसा रूप बना रखा है। तो जब हम ये चीज़ें देखते हैं, जो भिन्नताएँ हैं, यही हमारे समाज को विभत्स बना देती हैं। तो अब अगर मैं उस महिला को, उस अपनी महिला मित्र को मैं ये बात नहीं बताया होता, तो उनके मन में एक नकारात्मक विचार पैदा होते। जब वह अपने देश वापस लौट कर के जाती, तो वह सिर्फ़ अपनी कल्पनाओं के आधार पर तरह-तरह के तर्क देती कि हाँ, भारत में इस प्रकार की ड्रेस महिलाएँ पहनती हैं, जिसके पीछे के ये कारण, फला-फला जो भी उनके दिमाग में आता, वो अपने अनुसार उसका आकलन करती। हालाँकि जब मैंने उनको उस बात से अवगत कराया कि हाँ, ये एक इनका अपना संप्रदाय है, ये अपना एक इनका कस्टम है,
तो वह उनको क्लियर हो गया। तो इस प्रकार जब हम किसी भी व्यक्ति को बिना जाने, बिना समझे उसके बारे में एक कोरी कल्पना गढ़ लेते हैं जो नकारात्मक होती हैं, वह प्रेजुडाइस बन जाती है। और यहाँ से फिर शुरुआत होता है एक अगला नया चीज़, जिसको हम कहते हैं स्टेरियोटाइप। ये स्टेरियोटाइप क्या होता है? स्टेरियोटाइप आप देखेंगे समाज में एक आम बात है, जब आप देखते हैं कि किस प्रकार से जब एक बच्चा रो रहा होता है जो कि बॉय है, मेल बेबी रो रहा होता है, हम उसको जनरली कह देते हैं क्या लड़कियों की तरह रो रहा है। तो ये जो लड़कियों की तरह रो रहे वाली बात है, यानी हम उसके भीतर इस भावना को भर रहे हैं कि हाँ, वो मेल है और वह बहादुर होता है, उसको रोना नहीं चाहिए। यह काम तो सिर्फ लड़कियों का है। तो इस प्रकार हम लड़की को, फीमेल जेंडर को हम कमज़ोर और मेल को ताकतवर अपनी अवधारणा के आधार पर बना देते हैं। तो ये जो है स्टीरियोटाइप जो चल रहा होता है, यह हमारे समाज को कमज़ोर करता है। इसके लिए आगे बहुत सारे विधान किए गए, लिंग भेद को, भाषा भेद को, धर्म भेद को दूर करने का प्रयास किया गया। लेकिन ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हुआ, डाइवर्सिटी आपने समझा। अब यहाँ से जब आप डिस्क्रिमिनेशन की तरफ आते हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है? आप लोअर स्तर का आप समझते हैं कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, यानी अगर कोई कचरा उठाने वाला व्यक्ति है, कोई जो है कारपेंटर का काम करने वाला व्यक्ति है, कोई हॉस्पिटल में साफ-सफाई कर रहा है, कोई बाल की कटिंग कर रहा है। आप इस बात को किस आधार पर निर्धारित करते हैं कि कोई भी कार्य छोटा है या कोई भी कार्य बड़ा है? क्योंकि कर्म बराबर होते हैं, कार्य सारे बराबर हैं। तो यहाँ पर जो हमारे समाज में देखने को मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट जो होता है, वह इसी भेदभाव के कारण स्टार्ट होता है। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या हुआ? रोकना, जाति, धर्म, कार्य या आर्थिक स्तर के आधार पर, आर्थिक स्तर के आधार पर भेदभाव भेदभाव या किसी सामाजिक एक्टिविटी किसी सामाजिक क्रियाकलाप में हिस्सा लेने से रोकना। हिस्सा लेने से रोकना। अब यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग हुआ है जो बहुत ही पॉपुलर वर्ड है। वह पॉपुलर वर्ड क्या है? दलित। दलित एक शब्द आता है, दलित। दलित। दलित को हमारे समाज ने पर्टिकुलर एक जाति के साथ जो है संबंधित कर दिया है कि यह पर्टिकुलर जाति को ही हम दलित कहेंगे। नहीं, दलित कोई जाति नहीं है। दलित का अर्थ होता है शोषित। वह किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय से बिलोंग करता हो। तो यहाँ पर जिस भी व्यक्ति का शोषण हुआ है, जिस समाज का शोषण हुआ है, जिस समुदाय का शोषण हुआ है, वे सभी दलित हैं। दलित का अर्थ किसी जाति से या किसी संप्रदाय से बिल्कुल नहीं है,
बहुत सारे लोगों के मन में ये बात बैठी हुई है कि जिनको हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, वे दलित हैं। नहीं, दलित उनकी जाति नहीं है। समाज में यह बात सत्य है कि उनका शोषण किया गया, उनको सामाजिक रूप से बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया, तो उनको दलित कहा गया। अब उनकी जाति को बना दिया गया है दलित। नहीं, दलित वे नहीं है। दलित का सीधा-सीधा अर्थ होता है जो व्यक्ति दबाया गया है, कुचला गया है, जो समुदाय दबाया गया है, जिसका शोषण किया गया है, वे सभी दलित हैं। इसमें कोई भी जाति, कोई भी धर्म या कोई भी संप्रदाय आ सकता है। तो इसलिए अगर अभी तक आपकी भी ऐसी धारणा थी कि जिनको हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, यदि उनको ये उनका दलित जाति है, तो यह बिल्कुल नहीं है। आप ऐसी धारणा अपने मस्तिष्क से निकाल दें। दलित का सीधा-साधा अर्थ होता है शोषित या दबाया और कुचला गया संप्रदाय या व्यक्ति। तो दलित का जो अर्थ होता है, वह होता है शोषित। ये आप नोट कर लें, शोषित, जिसका भी शोषण हुआ है, वह व्यक्ति विशेष भी हो सकता है, समुदाय विशेष हो सकता है, संप्रदाय विशेष हो सकता है, जाति या धर्म विशेष भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जिनका भी शोषण किया गया है, वे सभी दलित होते हैं। तो अब जब आप किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, कार्य के आधार पर या आर्थिक स्तर के आधार पर जो है कि भेदभाव करते हैं, उसे सामाजिक क्रियाकलाप में हिस्सा लेने से मना करते हैं, सामाजिक दूरी आप बनाते हैं, वहाँ पर शुरू होता है डिस्क्रिमिनेशन, यानी सामाजिक पतन की शुरुआत यहीं से होती है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जो मानव है, मानव सिर्फ मानव है। जब आप वर्ण व्यवस्था को पढ़ेंगे, तब आपको ये बात और भी अच्छे तरीके से क्लियर होगी। जब वर्ण व्यवस्था, वर्ण विभाजन किया गया, तो क्यों किया गया था? वहाँ पर व्यक्ति की योग्यता को देखा गया था। व्यक्ति की योग्यता को देखते हुए उनके कार्यों का निर्धारण किया गया और उनके कार्यों के आधार पर, जैसे आप देखेंगे जब मैं आपको इतिहास पढ़ाऊँगा, आगे प्राचीन इतिहास जब आप देखेंगे, तो वहाँ पर एक संदर्भ आता है, जहाँ पर एक ऋषि कहता है कि मेरे पिता उपाध्याय हैं, उपाध्याय मतलब अध्यापक हैं। मेरी माता दूसरे के घरों में चक्की चला करके आटा लाती हैं, यानी मज़दूरी करती हैं और मैं जो है सोमरस का पान करता हूँ। तो इस प्रकार आप जो देख रहे हैं, तीनों अलग-अलग, एक ही परिवार के व्यक्ति तीनों अलग-अलग हैं। तो इस आधार पर आप देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में कि कारपेंटर की जो अ, रथ बनाते थे, उनकी पूजा होती है। आप देखेंगे जो चर्मकार थे, जिनको आज हम चमार वर्ड जिनके लिए यूज़ करते हैं, सही वर्ड चमार नहीं चर्मकार है। चर्मकार क्या? जो भी व्यक्ति चमड़े का कार्य करे, जो भी चर्म का कार्य करे, वह हो गया चर्मकार। सोने से संबंधित जो कार्य करे, वह हो गया स्वर्णकार, जिसको आज के डेट में हम सुनार या गोल्ड स्मिथ बोलते हैं। लोहे से संबंधित जो कार्य करे, वह लोहार। तो मानव सभी बराबर हैं। कार्य के आधार पर जिस व्यक्ति की जिस कार्य को करने में उसकी योग्यता को देखा गया, उसके आधार पर वर्ण व्यवस्था बनाई गई कि अगर संप्रदाय समाज का एक हिस्सा शिक्षा देने के में योग्य है, तो वह शिक्षा देने का कार्य करेगा। समाज का एक वर्ग ऐसा जो रक्षा की भी आवश्यकता है, तो वो जो समाज की रक्षा कर सके, जो आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखे, जो बाह्य आक्रमणों से हमें बचाए, समाज को बचाए, सुरक्षित करे, वह क्षत्रिय बन गए। अब इन दोनों के ही आधार पर तो समाज चलेगा नहीं। तीसरी बात आई, विनिमय का कार्य कौन करेगा?
व्यापार कौन करेगा? तो जो लोग व्यापार में कुशल थे, वह वैश्य बन गए। और उसके बाद क्षुद्र वर्ड आता है जिससे शूद्र शब्द बने हैं। तो क्षुद्र का मतलब क्या? कि अब इन सभी कार्यों में जो सहायता करने वाले अन्य वर्ग आए, उनको कहा गया। वो भी कार्य कौन करेगा? अन्य कार्य कौन करेगा? तो इस आधार पर समाज को बाँटा गया था जिसमें कोई भी ना तो छोटा था, ना ही कोई बड़ा था। लेकिन कहते हैं जब पानी तालाब में भी एक लंबे समय तक स्थिर होता है, जब जल स्थिर हो जाता है, तब उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार जब भी कोई रीति-रिवाज़, परंपराएँ या कोई नियम और कानून लंबे समय तक के लिए बने रहते हैं समाज में, तो वे विषाक्त हो जाते हैं। अर्थात इससे पता चलता है कि समय-समय पर हमें अपने रीति-रिवाज़, परंपराओं, नियम और कानूनों में भी परिवर्तन को लाना चाहिए। अब जब हम आगे बढ़ते हैं, डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के जब जाते हैं, देखते हैं, तो एक सबसे चर्चित व्यक्ति का नाम आता है सामने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। अंबेडकर जी ने अपने जीवन में बहुत सारे बुरे अनुभव उनको प्राप्त हुए और उन्होंने फिर फैसला किया समाज को बदलने के लिए, समाज को एक सकारात्मक सोच देने का प्रयास किया उन्होंने। सोशल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने का और डाइवर्सिटी का जो समृद्ध रूप हमें देखने को मिलता है, उसको सामाजिक रूप से भी उन्होंने बनाने का प्रयास किया। तो जब हम देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हमारे समाज को इतना दूषित कर रहा है, उसको तोड़ रहा है, उसको नष्ट होने की तरफ लेकर के जा रहा है, तो वहाँ पर हम एक नए मोड़ से आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर हमें एक सामाजिक परिवर्तन को लाने की ज़रूरत होती है। अब ये जो बातें हैं, इससे हमारे समाज में इनइक्वालिटी यानी जो सामाजिक समरसता है, वह बिगड़ जाती है। उस सामाजिक समरसता को बनाने के लिए, सोशल इक्वालिटी को बनाए रखने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, जिसमें सबसे प्रबल प्रयास यह रहा कि मानव को मानव समझा जाए। उसमें जाति भेद, कार्य भेद, आर्थिक भेद को ना बनाए रखा जाए। तो इस प्रकार जहाँ तक मेरा मानना है, यह अध्याय आपको समझ में आया होगा। अभी ये यात्रा हमारी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन हम अपनी किसी भी लेक्चर को बहुत लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ मैं। मैं चाहता हूँ एक संक्षिप्त में और पूरे भाव के साथ आप उसे समझ सकें और वह बहुत खिंचाऊ, बहुत उबाऊ लेक्चर ना हो। तो इसलिए आज मैं यहीं पर इस चैप्टर को अभी समाप्त कर रहा हूँ। आगे की अगली कक्षा में इस चैप्टर को मैं समाप्त करने की कोशिश करूँगा और आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस प्रकार से डाइवर्सिटी समृद्धि को दर्शाते हुए सोशल डिस्क्रिमिनेशन या नकारात्मकता को भी दर्शाती है हमारे समाज में। तो फिलहाल के लिए हम यहीं पर इस चैप्टर को विराम देते हैं। आप व्यस्त रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।